तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दिन भर की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। जानेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से निकल के आ रही है बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, वहीं जानेंगे आज दिन भर की तमाम बेहद बड़ी खबरें, जो खबरें जानना आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। नए निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा कुर्सी संभालते ही टेबल पर मिलेगी नरेंद्र मोदी के खिलाफ केस की फाइल। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा आज यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। वहीं दोस्तों रोचक बात है कि चंद्रा को कुर्सी संभालते ही टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ केस की फाइल मिलेगी। संभव है कि इस दौरान उनका सामना इस सवाल से हो कि क्या भारत के पीएम ईव टीजिंग यानी कि छेड़खानी की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले हैं। दरअसल कलकत्ता पुलिस के पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ इसी आरोप को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसे चुनाव आयोग के पास भेजा गया था। पत्र के रूप में भेजी गई शिकायत में जिक्र किया गया है कि पीएम ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दीदी और दीदी कहकर पुकारा। ये बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है। देखना है आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले पर। क्या प्रधानमंत्री मोदी पर चुनाव आयोग कार्रवाई करता है या फिर नहीं, अगली खबर जानते हैं। खबर दोस्तों दिल्ली से। निजामुद्दीन की मस्जिद में नमाज पढ़ने को हरी झंडी। केंद्र की दलील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा नमाजियों की संख्या को तय करना उचित नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने रमजान के मद्देनजर हजरत निजामुद्दीन मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है। सोमवार को कोर्ट ने कहा कि रमजान के महीने में नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के संचालन की अनुमति दी जा सकती है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस की उस दलील को खारिज कर दिया कि एक वक्त पर 20 लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति पूजा के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में जा सकता है। किसी भी धर्म के मामले में संख्या को सीमित करने का कोई जिक्र नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे में मस्जिद के मामले में भी संख्या को लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिया जा सकता है और यहाँ पर हरी झंडी दे दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने निजामुद्दीन की मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर। और केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस को जोरदार तरीके से लताड़ा है। अगली खबर जानते हैं दोस्तों। बीजेपी के नेता की बड़ी है मुश्किल पश्चिम बंगाल में। जी हां दोस्तों, शीतल कुची जैसे घटनाओं वाले बयान के लिए गिरफ्तारी हो, दिलीप घोष की यह कहना है टीएमसी पार्टी का। टीएमसी ने कहा है कि शीतलकुची इलाके में 10 अप्रैल को हुई फायरिंग में हुई 4 लोगों की मौत के मामले में बीजेपी की बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष के बयान के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कूच बिहार हिंसा पर दिलीप घोष के बयान के बाद ही बीजेपी के एक और बड़े नेता के बिगड़े बोल, कहा 8 लोगों को लगनी चाहिए थी गोली। बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने एक रैली में कहा कि कूच बिहार हिंसा में 4 नहीं बल्कि 8 लोगों को गोली लगनी चाहिए थी। यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं बीजेपी बंगाल के नेता यहाँ पर तमाम तरह के विवादित बयान देते रहते हैं, उकसावे वाले बयान देते रहते हैं। चुनाव आयोग इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी भी सेना और जाति धर्म के नाम पर वोट मांगते रहते हैं, यहाँ तक कि उन पर भी कार्रवाई नहीं होती है। पर पश्चिम बंगाल की सीएम अगर कुछ भी बोल देती हैं तो उन पर यहाँ पर 24 घंटे का इलेक्शन कमीशन प्रतिबंध लगा देता है। और इसी पूरे मुद्दे पर ममता बनर्जी पहले भी कह चुकी हैं कि चुनाव आयोग को आदर्श आचार संहिता का नाम बदलकर मोदी आचार संहिता रख देना चाहिए। अगली खबर जानते हैं दोस्तों। राफेल डील में भ्रष्टाचार के आरोपों पर फिर से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। फ्रांस मीडिया के दावों पर दायर हुई है पीआईएल। राफेल फाइटर डील एक बार फिर से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गई है। सौदे में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांस की मीडिया के किए गए खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक पीआईएल दाखिल की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट राफेल सौदे के खिलाफ याचिका की 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट ने कोई भी तारीख नहीं दी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई है कि मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और साथ ही सीबीआई जांच भी बैठाई जानी चाहिए। यह याचिका एक फ्रांसीसी पोर्टल द्वारा नए खुलासे के बाद दायर की गई है। इस याचिका में सौदे को रद्द करने और जुर्माना के साथ सारी रकम वसूलने की मांग की गई है। दायर याचिका में मामले की कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने के आदेश की मांग की गई है। बता दें कि फ्रांस के मीडिया पोर्टल ने दावा किया है कि राफेल सौदे के लिए एक भारतीय दलाल यानी कि मिडलमैन को 1 मिलियन यूरो दिए गए थे। तो चलिए दोस्तों, इसी के क्रम में अगली बड़ी खबर भी आपको बताते चलें। तबलीगी जमात को कोसने वाली गोदी मीडिया आज कुंभ स्नान पर खामोश क्यों है। कोरोना की पहली लहर दोस्तों आपको याद ही होगी। देश की मीडिया और एक पार्टी विशेष के समर्थकों ने इस दौरान एक ऐसा माहौल बनाया था जैसे इस देश में कोरोना मुसलमानों की वजह से ही फैला हो। नफरत और घृणा की राजनीति की यह चरम अवस्था थी। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें,
एक बार फिर कोरोना ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इसी दौरान भाजपा शासित उत्तराखंड में महाकुंभ चल रहा है। लाखों की संख्या में लोग इस महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इसमें शामिल होने वाले कई साधु संत कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। और वहीं इस महाकुंभ में कोरोना का विस्फोट सा हो गया है। महाकुंभ में शामिल होने वाले 401 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी भी शामिल हैं। तबलीगी जमात को पानी पी पी कर कोसने वाली गोदी मीडिया भी महाकुंभ में हुए कोरोना विस्फोट पर अब तक खामोश है। और वहीं कर्नाटक कांग्रेस के नेता श्रीवास ने ट्विटर पर लिखा है कि तबलीगी जमात को मीडिया ने कोरोना का सिंगल सोर्स कहा था, जबकि इसमें कुल 250 लोग ही शामिल थे और मामले सिर्फ 1000 थे। क्या गोदी मीडिया को कुंभ मेले को लेकर सिंगल सोर्स कहने की हिम्मत है, जब लाखों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और कोरोना के मामले प्रतिदिन 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। भक्तों और गोदी मीडिया की बेशर्मी यहाँ पर देख सकते हैं। सीधे तौर पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने निशाने पर लिया है मोदी सरकार और गोदी मीडिया को। अगली खबर जानते हैं दोस्तों। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी एबीवीपी को झटका। एनएसयूआई का क्लीन स्वीप। दिग्विजय सिंह बोले, आपने घर में घुसकर बीजेपी को मारा। पूरी खबर जानते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को दोहरा झटका लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि काशी विद्यापीठ के बाद संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में भी एबीवीपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। महीने भर बाद हुए इस इलेक्शन में कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि एनएसयूआई के पैनल ने क्लीन स्वीप किया है। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, एनएसयूआई के सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई दी है दिग्विजय सिंह ने और कहा है कि आपने घर में घुसकर भाजपा को मारा है, शाबाश। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। दीदी और दीदी कहने पर पीएम मोदी के खिलाफ कोलकाता के थाने में एफआईआर कराई गई है दर्ज। जी हां दोस्तों, कोलकाता से बड़ी खबर निकल के आ रही है। दीदी और दीदी कहने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोलकाता के बंगाल सिटीजन्स फोरम नामक संस्था ने यहां पर प्राथमिकी दर्ज कराई है थाने में। गौरतलब है कि पीएम मोदी इन दिनों बंगाल में अपनी हर एक चुनावी सभा में बंगाल की सीएम बार तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को दीदी और दीदी कहकर संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों, बंगाल सिटीजन्स फोरम का कहना है कि उनके इस संबोधन से मनचले उकसावे में आ रहे हैं और युवतियों को इन्हीं शब्दों से छेड़ रहे हैं। एक युवती की तरफ से इस तरह से छेड़खानी को लेकर 2 युवकों के खिलाफ कोलकाता के एक थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा चुकी है। बंगाल सिटीजन फोरम ने कहा कि मनचले पीएम मोदी का अनुसरण कर रहे हैं और कहा कि पीएम मोदी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बंद करते हुए माफी मांगनी चाहिए। फोरम की ओर से पुलिस थाने के सामने ही पीएम मोदी का पुतला भी फूंका गया और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करने की बात भी की गई है। क्या दोस्तों आप लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर का समर्थन करते हैं या नहीं? अपनी राय भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। सोनिया गांधी का पीएम मोदी को पत्र। उत्पादन बढ़ाकर सबको दी जाए वैक्सीन। मजदूरों के लिए लागू हो न्यूनतम आय गारंटी योजना। जी हां दोस्तों, खबर आपको बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस गठबंधन वाले राज्यों के मंत्रियों के साथ कोविड-19 की समस्या पर विस्तार से यहां पर बातचीत की है सोनिया गांधी ने। और वहीं यहां पर मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया है सोनिया गांधी ने। आपको दोस्तों बताते चलें, सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए हम एक बार फिर कर्फ्यू, यात्रा प्रतिबंध और आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठा रहे हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था बेहद ही प्रतिकूल असर पड़ेगा क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में है। उन्होंने मांग की है कि कोविड संकट से निपटने के लिए सभी जरूरी तरह के उपकरण, साधन, दवाइयां और अन्य सामान को पूरी तरह से जीएसटी से छूट मिलनी चाहिए। वर्तमान में वेंटिलेटर, ऑक्सीमीटर जैसे उपकरण और ऑक्सीजन सिलेंडर पर जीएसटी लगता है। वहीं रेमडेसिविर और यहाँ पर कोरोना टीके की उपलब्धता को लेकर भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है सोनिया गांधी ने। चुनाव आयोग ने सीएम बनर्जी पर लगाया 24 घंटे का बैन। विरोध में आज 12 बजे से धरने पर बैठेंगी बंगाल की सीएम। पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफ टीएमसी और बीजेपी के बीच की सीधी लड़ाई है तो वहीं अब चुनाव आयोग भी इसमें कूदता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी के एक बयान को लेकर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के मुताबिक ममता बनर्जी बीती सोमवार रात 8 बजे से आज रात यानी कि मंगलवार रात 8 बजे तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकती हैं।
और वहीं ममता बनर्जी पर जो ये बैन लगाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, उसको लेकर सीएम बनर्जी ने यहाँ पर प्रतिक्रिया दी है और कहा कि वह आज 12 बजे से इसके खिलाफ धरने पर बैठेंगी। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र ने लॉकडाउन से पहले मांगा आर्थिक पैकेज, 5 स्टार होटल बनेंगे कोरोना सेंटर। कोरोना से बुरी तरह से जूझ रहे प्रदेश महाराष्ट्र ने लॉकडाउन लगाने से पहले केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग की है। राज्य सरकार के मंत्री असलम शेख ने कहा कि राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान क्या और कितने दिनों की बंदी करेगी, इसकी योजना बनाई जा रही है, लेकिन इस दौरान हमारे प्रवासी कामगारों और छोटे स्तर के उद्योगपतियों की मदद के लिए हमें केंद्र के समर्थन की आवश्यकता है। इसलिए केंद्र सरकार को महाराष्ट्र को यहाँ पर विशेष आर्थिक पैकेज देना चाहिए। वहीं दोस्तों इसके साथ ही कुछ 5 और 4 स्टार होटलों में भी कोरोना केयर सेंटर बनाने की तैयारी है, जहां पर संक्रमित मरीजों को रखा जाएगा। तो वहीं दोस्तों इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। किसान आंदोलन की रणनीति पर राकेश टिकैत बोले, कोविड प्रोटोकॉल की तरह इसको भी आदत में शुमार कर लें। राकेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबे समय तक किसान आंदोलन को चलाने की तैयारी जारी रखें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोविड प्रोटोकॉल की अपनी आदत में शुमार करने की जरूरत है, वैसे ही आंदोलन को भी अपनी आदत में शुमार कर लें। तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर अड़े किसान अभी आंदोलन को और लंबा चलाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। और वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की अध्यक्षता में यूनियन की जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों की अहम मीटिंग भी की गई। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 मंडलों की मीटिंग बुलाई गई थी। कोरोना के चलते सभी को एक साथ बुलाना संभव नहीं था। अन्य मंडलों के पदाधिकारी भी आंदोलन स्थल पर आने वाले समय में पहुंचेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें निकल के आई हैं जो आप तक पहुंचाई हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर